हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर स्लैशर सीरीज फ्राइडे द 13 को। इस सीरीज में टोटल 12 मूवीज हैं जिन्हें मैं एक एक कर एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, इस सीरीज की सारी मूवीज ही एक से एक बढ़कर होने वाली हैं क्योंकि इनमें दिखाए गए एक से एक बढ़कर ब्रूटल किल्स और इसी वजह से ये फ्रेंचाइजी फेमस है। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं इसकी पहली मूवी फ्राइडे द 13 से, जो कि आई थी 1980 में। तो कहानी शुरू होती है 1958 से, जहाँ पर हम देख पाते हैं एक कैंप क्रिस्टल नाम की लेक को, जहाँ पर कुछ कैंपिंग करने आए लोग आराम से मजे कर रहे थे। अब उसी वक्त उस कैंप के अंदर कोई एंटर हुआ और ये देख पाते हैं हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उनमें से दो काउंसलर क्लोडेट और बैरी चले गए स्टोरेज रूम में रोमांस की भावना लेकर। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ कर पाते, किसी ने आकर उन दोनों को बहुत ही बेरहमी के साथ मार डाला। अब पहले तो उसने मारा बैरी को और क्लोडेट की किल हमें दिखाई नहीं गई। खैर, अब इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि आज है तारीख 13 जून, यानी कि फ्राइडे द 13। फ्राइडे द 13 एक अनलकी डे माना जाता है वेस्ट में। अब हम देख पाते हैं एनी नाम की एक लड़की को जो कि कहीं पर जा रही है। अब एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर उसी लेकर रास्ता पहुंच रही थी, जिसे सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस हादसे के बाद से वो जगह बंद है और तब से उस जगह का नाम पड़ चुका है कैंप ब्लड। लेकिन अब एक बार फिर से उस जगह को ओपन किया जा रहा है और एनी वहीं पर जा रही है। लेकिन इस बात से ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब वहाँ पर मौजूद एक ट्रक ड्राइवर को उसी जगह पर से होकर गुजरना था। इसकी वजह से एनी उसके पीछे पीछे हो गई क्योंकि उस जगह के आसपास बसें भी नहीं चलती। खैर, अब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी ने आकर उन दोनों को रोक लिया, जिसका नाम है क्रेजी रैल्फ। इसके मुताबिक वो जगह श्रापित है और वहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आता। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर एनी से कहता है कि तुम इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, जबकि वो वहाँ से निकलते ही खुद भी एनी से मना करने लगा। उसे पता था कि एनी उस जगह के बारे में नहीं जानती, इसीलिए वो उसे बताता है कि सन 1957 में एक लड़का लेक में डूब गया था। उससे अगले साल तो काउंसलर्स का मर्डर हुआ, कई बार आग लगी और कई बार उसे दोबारा से ओपन करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ना कुछ बुरा हो गया जिसकी वजह से वो कभी ओपन भी नहीं हुई और इस बार भी ओपन नहीं होगी इसके मुताबिक। दरअसल वो ये चाहता था कि एनी वापस चली जाए, लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी एनी वहाँ से उतर गई और चल पड़ी उसी लेक की तरफ। इसे डर किस बात का है क्योंकि जहाँ पर ये जा रही है ये अकेली नहीं है, इसका पूरा का पूरा ग्रुप वहाँ पर पहुँच गया है। खैर, इधर दूसरी तरफ उसके ग्रुप के मेंबर्स जैक, मार्सी और नेड कैंप पर पहुंचकर मिलते हैं अपने बाकी साथियों से, जिनके नाम है एलिस, बिल, ब्रेंडा और कैंप का मालिक स्टीव। एलिस यहाँ पर खुश नहीं है, वो जाना चाहती है अपने घर कैलिफोर्निया, इसलिए स्टीव उसे एक हफ्ते के लिए रुकने के लिए कहता है, अगले फ्राइडे तक। अगर तब भी इसका मन नहीं लगा तो खुद जाकर इसे छोड़ आएगा। हम लोग यहाँ पर समझ पाते हैं कि पहले इन दोनों का चक्कर था, लेकिन स्टीव एलिस से बहुत ज़्यादा बड़ा है। खैर, अब इसके बाद स्टीव इन सबको कैंप का सारा काम समझाकर खुद टाउन से कुछ सामान लेने के लिए चला गया। अब बस इन सबको एनी का इंतजार है कि कब वो इनके पास आएगी। इधर दूसरी तरफ एनी एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेकर आ रही थी, लेकिन उस अनजान आदमी ने अचानक से गलत रास्ता ले लिया। एनी वहाँ पर उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो रुकने के मूड में तो था ही नहीं। अब बहुत ज़्यादा कहने पर भी वो नहीं रुक रहा था, इसकी वजह से एनी चलती गाड़ी में से ही कूद गई, लेकिन उस ड्राइवर ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब एनी उससे बचने के लिए जल्दी से जंगल की तरफ भागी, लेकिन उस पर्सन ने एनी को पकड़ लिया और इसके बाद उसे बहुत ही बेरहमी के साथ उसका गला काट कर उसे मार दिया, लेकिन उस किलर का फेस हम नहीं देख पाए। इधर दूसरी तरफ ब्रेंडा आर्चरी रिंग सेट कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर नेट ने एक तीर चलाकर उसे सॉक्ड कर दिया क्योंकि वो तीर ब्रेंडा के काफी ज्यादा पास से गुजरा था। खैर, अब इसके बाद ये सभी लोग लेक में जाकर वहाँ पर बहुत ज्यादा मजे करने लगे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर नेट पानी में डूबने लगा। तब बड़ी मुश्किल से उन सब ने नेट को बचाया, लेकिन ये नेट का एक भद्दा मजाक था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन सबको कोई छुप कर देख रहा है। खैर, अब इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। तब एलिस को अपने रूम में एक सांप दिखाई दिया और इसके बाद उन्हें चिल्लाकर सबको अपने रूम में बुला लिया। काफी ज्यादा डरने के बाद बिल ने आखिरकार उस सांप को काट डाला। मैं आपको बता दूं कि यह सांप कोई नकली नहीं है और ना ही इसकी किल। अब ये सभी लोग दोबारा से अपने काम पर लग रहे थे, लेकिन तभी रैल्फ को ढूंढता हुआ एक ऑफिसर वहाँ पर आ गया। वहाँ पर नेट की हरकतें देखकर वो उन सबको नशेड़ी समझ रहा था। खैर, इन सबको रैल्फ की कोई भी जानकारी नहीं थी। अब तभी उस ऑफिसर को उसके चीफ का कॉल आ गया, इसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ा। खैर, अब इसके बाद ये सभी लोग एक बार फिर से अपना अपना काम करने लगे, लेकिन तभी एलिस को दरवाजा खोलने पर वहाँ पर रैल्फ मिल गया। वो वहाँ पर छुपा हुआ था और वो उन सबको वहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता है जिसे सुनने के बाद इन सब की हालत खराब हो गई। वो वही बातें उन्हें बता रहा था कि ये जगह श्रापित है, यहाँ पर रहोगे तो मरोगे, लेकिन उसकी बातें इन्हें बकवास लग रही हैं। खैर, कैबिन में लाइट नहीं थी तो इसकी वजह से लोग पहुंच गए खटारा जनरेटर तक, जो किस्मत से काम कर गया। अब बस इसी तरीके से शाम हो गई। इसी दौरान वहाँ पर जैक और मैट सी रोमांस करते हुए फिर रहे थे,
जिन्हें जैक भी छुप कर देख रहा था। लेकिन तभी अचानक से जैक की नजर पड़ी वहाँ के एक पास के कैबिन पर, जिसके अंदर एक अनजान शख्स घुस रहा था। अब बस इसीलिए वो उसके पीछे पीछे वो भी अंदर चला गया। खैर अब कुछ देर बाद बाहर एक तूफान आ गया था, तो इसकी वजह से लोग बचने के लिए उसी कैबिन में पहुंच गए थे, जहाँ पर अब इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। यही सोचते हुए दोनों रोमांस करने के चक्कर में लग गए। लेकिन रोमांस करने वालों का अंजाम तो पहले भी अच्छा नहीं हुआ था और इस बार भी नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ऊपर वाले बेड पर पड़ी थी नेट की लाश। किसी ने उसका गला काट कर बहुत ही बेरहमी के साथ उसे मार दिया। खैर अब इन दोनों के रोमांस के बाद मार्सी टॉयलेट के लिए जाती है, तब वहाँ पर जैक के मुंह पर नेट का खून गिरता है। अब इससे पहले कि जैक वहाँ पर कुछ समझ पाता, किलर ने उसे पकड़कर उसके गले के आर पार एक एरो कर दिया। खैर अब इसके बाद वो किलर पहुंचा वॉशरूम में, जहाँ पर मैर्सी उसे जैक समझकर उसके पास आ गई। तब उस किलर ने भी बिना वक्त जाया करे एक एक्स उसके मुंह पर दे मारा। इधर दूसरी तरफ ये तीनों भी अपना टाइम पास कर रहे थे। बिल वहाँ पर इन दोनों को गिटार बजाकर सुना रहा था और इसके बाद ये तीनों लग गए गेम खेलने में। अब तभी तेज आवाज से वहाँ का दरवाजा खुला, तब वहाँ पर ब्रेंडा को भी अपना कैबिन याद आ गया, तो इसलिए वो तो चली गई सोने के लिए। खैर इधर दूसरी तरफ स्टीव भी, जो कि टाउन से कुछ सामान लेने के लिए गया था, वो अभी तक इंतजार कर रहा है कि कब बारिश रुके और कब मैं अपने कैबिन तक पहुंचूं। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो इसकी वजह से वो बारिश में ही चल दिया। अब रास्ते में चलते चलते उसकी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन किस्मत से पास में गुजर रही पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। खैर इधर दूसरी तरफ कैंप में ब्रेंडा को कोई देख रहा था और ब्रेंडा पढ़ रही थी एक बुक। अब तभी अचानक से कोई बच्चा बाहर उसे बुलाने लगा, तब वो भी पागलों की तरह उस बच्चे की मदद करने के लिए चल दी। अब बस इसी तरह वो आर्चरी रेंज तक पहुंचती है। अब तभी अचानक से वहाँ पर लाइट ऑन हो गई, तो वो डर कर वहाँ पर चिल्ला उठी, जिसकी आवाज एलिस ने भी सुन ली। अब बिल के जनरेटर रूम से वापस आने तक आर्चरी रेंज की लाइट ऑफ हो गई थी। इसकी वजह से वो दोनों चेक करने के लिए जाते हैं। खैर अब इसके बाद ये दोनों पहुंचते हैं ब्रेंडा के कैबिन में। ब्रेंडा के कैबिन में पहुंचते ही वहाँ पर बिल पूरी तरीके से सुन हो गया था, क्योंकि उसके बिस्तर पर पड़ी है एक कुल्हाड़ी और उस पर खून लगा हुआ है। अब ये देखने के बाद वो दोनों समझ गए कि जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अब इसके बाद ये दोनों ट्राई करते हैं पुलिस को कॉल करने का, लेकिन किसी ने लाइन काट दी। अब इसके बाद इन दोनों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसकी वजह से दोनों नेट का ट्रक लेकर वहां से निकलने की सोच रहे थे, लेकिन वो भी उनके स्टार्ट करने पर स्टार्ट नहीं होता। यहाँ पर एलिस बहुत ज्यादा घबरा रही थी, तब बेल उसे दिलासा देता है कि तुम टेंशन मत लो, ये जरूर किसी का प्रैंक है। लेकिन डर तो इसे भी लग रहा है, बस ये दिलासा ही दे रहा है। इधर दूसरी तरफ स्टीव का सफर भी चल रहा था। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि आज फ्राइडे द 13 की नाइट है और ऊपर से फुल मून भी। वो उसे बताता है कि आज के दिन हद से ज्यादा क्राइम होते हैं। अब उसके बोलने की देरी थी कि तभी अचानक से रेडियो के दौरान उसे पता चलता है कि एक क्राइम हो गया है और उसे जल्द से जल्द क्राइम सीन पर पहुंचना है। अब बस इसीलिए वो स्टीव को रास्ते में छोड़कर उस क्राइम सीन की तरफ निकल गया। अब इसके बाद स्टीव किसी तरीके से चलकर कैंप तक पहुंच गया, जहाँ पर टॉर्च लेकर कोई खड़ा है और स्टीव उसे पहले से ही जानता है। लेकिन अब जब स्टीव उसका हालचाल पूछता है तो सीधा ही उसने स्टीव को स्टेप कर दिया, यानी कि दिमागी हालत तो इसकी ठीक है नहीं। इधर जनरेटर एक बार फिर से बंद हो गया था, तो बिल उसे ठीक करने में लग गया और यहाँ पर किलर इस बार इसकी छुप कर सारी कारीगरी देख रहा है। इधर दूसरी तरफ एलिस जब उठी तो उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया, वहाँ पर लाइट नहीं थी। उसे पता चला कि जनरेटर में कुछ गड़बड़ है। इतने में वो वहाँ पर चाय बनाने लगी, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद भी वहाँ पर बिल नहीं आया। तब वो खुद ही पहुँच गई जनरेटर रूम में, जहाँ पर उसे बिल मिल तो गया, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। किसी ने उसके ऊपर तीर चलाकर उसे बहुत ही बेरहमी के साथ दरवाजे पर लटका दिया था। अब ये देखने के बाद वहाँ पर एलिस बहुत ही बुरी तरीके से डर गई। उसने बिना टाइम वेस्ट किए वो जल्दी से अपने कैबिन में गई और वहाँ पर चारों तरफ से अपने आप को लॉक कर लिया और सेफ्टी के लिए कुछ हथियार भी अपने हाथों में उठा लिए। अब जाकर उसे थोड़ी सी चैन की सांस मिली, लेकिन इतने में ही किलर ने ब्रेंडा की लाश को उसकी खिड़की से फेंक दिया। अब वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई थी, लेकिन किस्मत से वहाँ पर एक कार पहुँच गई। अब वो जल्दी से दरवाजा खोलकर गाड़ी के पास गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि स्टीव होगा, लेकिन वो थी स्टीव की पुरानी फ्रेंड मिसेस बोरिस। लेकिन फिर भी एलिस उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो उन्हें बताती है कि सभी लोग मर गए। अब एलिस को तो किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना था, लेकिन मिसेस बोरिस को देखनी है उनके फ्रेंड की बॉडीज। इसके बाद एलिस मिसेस बोरिस को ब्रेंडा की बॉडी के पास ले आई, जिसे देखने के बाद बोरिस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वो कहती है कि स्टीव को ये प्लेस नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि ये प्लेस परेशानियों का गढ़ है। वो एलिस को उसी बच्चे की बात सुनाती है जो 1957 में लेक में डूब गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम था जेसन। अब जिस दिन जेसन डूबा था ये भी यहीं पर थी, क्योंकि ये थी उस कैंप की कुक। जेसन डूबा था काउंसलर्स की कमी से, क्योंकि वो बच्चों पर ध्यान देने के बजाय अपने रोमांस में बिजी थे। यहाँ पर उसको जेसन के फ्लैशबैक आने लगे, क्योंकि जेसन कोई और नहीं बल्कि इसी का बेटा है और आज उसका जन्मदिन है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि यही है किलर। ये सभी लोगों को इसलिए मार रही है क्योंकि ये सबसे जेसन की मौत का बदला ले रही है।
1998 वाले काउंसलर को भी इसने मारा और ये अब इसके दोस्त को ही मार चुकी है। इसकी नज़रों में तो यहाँ पर आने वाला हर एक काउंसलर दोषी है और ये यहाँ पर आने वाले हर एक काउंसलर को मारेगी। यहाँ पर एलिस बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई थी और इसके बाद वो उसके ऊपर चाकू लेकर टूट पड़ी, लेकिन एलिस किसी तरीके से बचकर वो उसके ऊपर रोड से अटैक कर वहाँ से भाग जाती है और इसके बाद उसकी कार लेकर यहाँ से जाना चाह रही थी, लेकिन उसकी गाड़ी में पड़ी एनी की बॉडी को देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गई। वो वहाँ से भागी, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने स्टीव की बॉडी लटक गई। अब एलिस पूरी तरीके से डरी हुई है और उसे अपने जीने की उम्मीद कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। अब वो भागकर उसी कैबिन में पहुंची। वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे कुछ गन्स मिली जिनकी एमओ वहाँ पर नहीं थी। खैर अब तभी वहाँ पर मिसेस बोरिस ने जनरेटर भी ऑन कर दिया ताकि उसे एलिस साफ साफ दिखाई दे। वहाँ पर आकर वो बुरी तरीके से एलिस को मारने लगी, लेकिन एलिस ने ही फाइट बैक की और इसके बाद वहाँ से भागकर जंगल में जाकर छुप गई। अब जब मिसेस बोरिस उसे वहाँ पर ढूंढने के लिए गई तो वापस से केबिन के अंदर आकर वहाँ पर छुप गई, लेकिन वहाँ भी उसने एलिस का पीछा नहीं छोड़ा। एक मसेटी की मदद से उसने दरवाजा तोड़ दिया और इसके बाद अंदर आकर एलिस के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन एलिस ने हिम्मत दिखाते हुए एक पेन की मदद से उसे वहाँ पर नॉक कर दिया। अब एलिस को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई। इसके बाद वो फाइनली बोट में जाकर वहाँ पर बैठ गई और मिस बोरिस ने एक बार फिर से वहाँ पर पहुंचकर एलिस के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन शैडो में दिखाई देने की वजह से एलिस एक बार फिर से बच गई। अब इन दोनों के बीच फाइट होने लगी और मिस बोरिस वहाँ पर एलिस को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही थी, लेकिन एलिस ने उसी की मसेटी उठाकर उसका गला उसके शरीर से अलग कर दिया और अब जाकर एलिस को छुटकारा मिला। अब तो ये शायद वापस नहीं आने वाली। अब थकान की वजह से एलिस वहीं पर सो गई और सुबह जब हुई तो वो बोट के अंदर ही थी। अब सुबह होने पर पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और पुलिस को देखकर एलिस भी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी अचानक से पीछे से पानी में से निकला सड़ा गला जेसन, जिसने एलिस को पीछे की ओर खींच लिया। लेकिन अब जब एलिस की आँख खुली तो उसे पता चला कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। एलिस थी हॉस्पिटल के अंदर। एलिस वहाँ पर ऑफिसर से जेसन के बारे में पूछती है, लेकिन ऑफिसर उसे बताते हैं कि तुम्हारे दोस्तों की डेड बॉडी के अलावा हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तब बदले में एलिस कहती है कि यानी अभी भी वो वहीं पर है। इसके बाद हमें लेक का एक शॉट दिखाया गया जिसके अंदर शायद कोई था। और दोस्तों बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगली जो मूवीज होने वाली है उनमें और भी ज्यादा ब्रूटल किल्स होंगी, तो आप जरा वेट कीजिए और मैं सीरीज की अगली मूवीज की एक्सप्लेनेशन भी जल्दी लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।